अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ वकास खलील। वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक बैक मोटर इफेक्ट या बैक ईएमएफ भी इसको कहते हैं। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आज हम इस पे बात करेंगे। इससे पहले हमने एसी जनरेटर पढ़ा था। जनरेटर में हमने ये चीज़ देखी, जब हम इस कॉयल को मैकेनिकल एनर्जी दे के इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाते हैं तो आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपको आउटपुट में मिल जाती है। ठीक है, या आप यूं कह लें एसी जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ऑपरेटर्स बिल्कुल सेम है, मोटर का और जनरेटर का डिफरेंस देख लें, ऑपरेटर्स बिल्कुल सेम है। यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी खुद से देंगे। आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसकी वजह से ये जो कॉयल है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगा। वो कैसे रोटेट करेगा इसको आगे डिटेल में देखते हैं। तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में, या आप इसको यूं कह लें मोटर जो है वो आपकी एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब ये कैसे कन्वर्ट करती है इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आपने बैटरी अप्लाई की हुई है। अब इस बैटरी की वजह से इस सर्किट के अंदर करंट जो है वो फ्लो करेगा। अब ये जो एंड्स हैं इस कॉइल के, जो एंड्स हैं DC एंड और AB एंड, यहाँ पर हमने बस फोर्स को देखना है, किस तरह से फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। जाहिर है उस फोर्स का जब हमें पता चल जाएगा कि फोर्स किस तरफ से लग रही है तो हमें पता चल जाएगा कॉइल ने किस तरह से रोटेट करना है। बस एक एंड पे मैं फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन बता दूंगा, दूसरी जो है वो ऑब्वियसली उससे ऑपोजिट होगी, क्योंकि वहां पर दूसरे एंड पे उसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो भी उससे ऑपोजिट है। हम बात कर लेते हैं इस DC एंड की। यहाँ पर अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आपने ये पढ़ा हुआ है, अगर इसको यहाँ पर आप अप्लाई करें, करंट की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वो इस तरह से है। ठीक है, FBI आप अप्लाई कर लें। करंट की डायरेक्शन, ये थंब आपका F है और ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ये आपका I है, B है, FBI। ये थंब फोर्स रिप्रेजेंट करेगा और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप रखेंगे और ये जो आपकी मिडिल फिंगर है इसको आप करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। अगर आप इसको DC एंड पे अप्लाई करें तो DC एंड में जो करंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ये जहाँ पर मैंने इंडेक्स फिंगर रखी हुई है इस डायरेक्शन में है। और इस एंड पे जो फोर्स है वो आपको थंब बताएगा। ये जो थंब है ये बता रहा है फोर्स अपवर्ड लगेगी। ठीक है, थंब से आपको ये पता चल रहा है फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। तो यहां से हमें ये पता चला कि ये जो DC एंड है यहाँ पर जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। अगर आपके पास ये कॉइल है इस DC एंड पे फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी इस तरह से। तो ऑब्वियस सी बात है, अब AB जो एंड है यहाँ पर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, तो फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लगेगी। तो इसका मतलब ये है जब इस एंड पे अपवर्ड लग रही है और इस एंड पे डाउनवर्ड लग रही है, ठीक है, तो इसकी वजह से इस कॉइल के अंदर टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से ये कॉइल जो है रोटेट करने लग जाएगी इस तरह से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक हो गया, इस तरह से ये कॉइल जो है रोटेट करेगी। अच्छा, ये सारी चीजें तो पुरानी थी। अब बात करते हैं इससे पहले जो आपने ये चीज सीखी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। वहां पर हमने ये चीज सीखी थी जब भी कोई कंडक्टर या कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है और उस रोटेशन की वजह से उस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो अमाउंट है वो चेंज होती है। या आप यूं समझ लें मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज होता है किसी कंडक्टर के अंदर तो उस कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने की वजह से उस कंडक्टर के अंदर जो है वो एक इंड्यूस EMF भी पैदा होती है। ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। अब उस इंड्यूस EMF की वजह से एक इंड्यूस करंट भी पैदा होती है। अब यहाँ पर आप देखें जैसे जैसे ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी इसका फ्लक्स भी तो चेंज होगा। एक तो ये एक्सटर्नल करंट है और जब ये रोटेट करेगी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस EMF भी पैदा होगा और उस इंड्यूस EMF से डेफिनेटली एक इंड्यूस करंट भी पैदा होगा। अब मोटर के केस में जो इंड्यूस करंट पैदा होता है वो बिल्कुल इस एक्सटर्नल करंट जो आपने अप्लाई किया हुआ है इससे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है।
या आप यूं समझ लें, अगर आपने एक्सटर्नल करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया हुआ है तो इंड्यूस करंट जो पैदा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा होगा और इस मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, इस मोशन को अपोज करेगा, रिटार्ड करेगा, बैक करेगा। यानी कि आपकी कॉइल इस तरह से रोटेट करना चाह रही है, जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो आपने एक्सटर्नल सोर्स लगाया हुआ है, इस सोर्स की वजह से आपकी जो कॉइल है वो इस तरह से रोटेट करना चाह रही है, ठीक है, इस तरह से रोटेट करना चाह रही है जो आपने करंट दी हुई है। लेकिन जो इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस करंट पैदा हो गया है उसकी डायरेक्शन चूंकि इससे ऑपोजिट है, ये इस तरह से रोटेट करना चाह रही थी, जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इसको इस तरह से रोटेट करवाना चाहेगी। जो इंड्यूस ईएमएफ है वो होती तो थोड़ी सी कम है इससे, अगर आप इसकी वैल्यू देखें होती तो कम है लेकिन मौजूद होती है। आप एक्सटर्नल एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कॉइल को इस तरह से रोटेट करवा रहे हैं, जो आपकी इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी है वो इसको बैक कर रही है, इसको अपोज कर रही है, बिल्कुल इसकी मुखालिफ सिमत में पैदा हो गई है। इसी वजह से इसको हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, इसको हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। बैक ईएमएफ इसको क्यों कहते हैं, अक्सर ये सवाल आ जाता है। ये जो मोटर के अंदर जो ईएमएफ जनरेट होती है, बैक ईएमएफ क्या होती है, या शॉर्ट क्वेश्चन आपसे कोई पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ आपने क्या बताना है, जब आप कॉइल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाते हैं, इस रोटेशन की वजह से फ्लक्स चेंज होता है और इस कॉइल के अंदर चूंकि ये कंडक्टर है और हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, जब भी कंडक्टर में फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है, ठीक है। उसी इंड्यूस ईएमएफ को बैक ईएमएफ इस वजह से इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इंड्यूस ईएमएफ है इसके मोशन को रिटार्ड करती है, इसके मोशन को रोकने की कोशिश करती है, इसके मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करती है। अगर उसकी डायरेक्शन में यहाँ पर बताऊं, अगर इस बैटरी की वजह से जो करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा था उसकी डायरेक्शन यहाँ पर मैंने जो मेंशन की है वो इस तरह से है, तो जो बैक ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी ना, जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होनी है जिसको हमने बैक ईएमएफ का नाम दिया, उस करंट की डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट होनी है। जो कि इसको यहाँ पर अगर एक्सटर्नल करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी तो बैक ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी। और अगर इस पॉइंट पे अगर आप देखें, एक्सटर्नल पोटेंशियल जो आपने दिया इसकी वजह से जो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है ए बी एंड पे अपवर्ड है, तो जो यहाँ पर बैक ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल डाउनवर्ड होगी, वो बिल्कुल इसको क्या करेगी, इसकी मुखालिफ सिमत में होगी और इसको रोकने की कोशिश करेगी। तो ये आपका बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट है। तो बैक ईएमएफ में आपने ये चीज़ सीखी, जो बैक ईएमएफ होती है वो जो आपने एक्सटर्नल करंट दी होती है उसी की मुखालिफ सिमत में होती है और इस कॉइल को रोटेट करने से अपोज करती है, उसकी मुखालिफ सिमत में होती है, इसको रोकती है, इसको रिटार्ड करती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स के ऊपर। इसकी मैथमेटिक्स बड़ी सी सिंपल है, कोई इसमें कोई लंबी चौड़ी डेरिवेशन नहीं है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है इसकी। अगर आप इसका पोटेंशियल निकालें, अब चूंकि यहाँ पे जो आपको पोटेंशियल मिलेगा इस एंड पे, अगर आप उस पोटेंशियल की बात करें तो वो पोटेंशियल आपका होगा V इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल अगर आप निकालें तो V माइनस बैक ईएमएफ। अब यहाँ पर जो आपको आउटपुट पे जो पोटेंशियल मिल रहा है वो पोटेंशियल एग्जैक्टली यही तो नहीं होगा ना। अब ये जो बैक ईएमएफ वाला जो फैक्टर आ गया जो इस पोटेंशियल की अगेंस्ट सिमत में है, यानी कि इतना जो पोटेंशियल है वो इसको लॉस करवा देगा। जो इंड्यूस ईएमएफ है वो पोटेंशियल में से कुछ जो आपकी एनर्जी है उसको क्या करेगी, ज़ाया कर देगी, ठीक है, क्योंकि उसकी मुखालिफ सिमत में आई हुई है। तो आप उसको सिंपली जो आपकी बैक ईएमएफ है वो उसको आप टोटल पोटेंशियल में से माइनस कर देंगे तो आपका आउटपुट वाला पोटेंशियल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप ओहम्स लॉ को अप्लाई करें, ओहम्स लॉ आपको क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं पोटेंशियल की फ्रॉम 1, यहाँ से अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है V माइनस बैक ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर। ये आपके पास एक रिलेशनशिप आ जाता है। या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर प्लस बैक ईएमएफ, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आप इसकी करंट निकालना चाहते हैं तो इस इक्वेशन से, इसको आप 2 कहते हैं, इस इक्वेशन से अगर आप I निकालें तो आप यहाँ से इस लूप के अंदर जो करंट की वैल्यू है वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर आप I निकालें, I यहाँ पर रहेगा, I आप निकालें तो ये V माइनस
एप्सिलॉन नॉट ये आर जो है इस सारे के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। वेयर आर इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ये पोटेंशियल जो है ये आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल जो अप्लाई किया हुआ है ये वो वाला है, और ये माइनस इंड्यूस ईएमएफ, ये जो एप्सिलॉन है ये आपकी बैक ईएमएफ है जो इस मोशन को रिटार्ड कर रही है। तो करंट अगर आप इस कॉइल का निकालना चाहते हैं तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो इसकी मैथमेटिक्स की सिंपल बात होगी। अच्छा, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जब आप घरों में मोटर को ऑन करते हैं, मोटर को जब आप ऑन करते हैं तो एक हल्का सा ब्लिंक आता है लाइट्स के अंदर, जो लाइट्स घर में आपकी चल रही होती हैं, हल्का सा ब्लिंक आता है या हल्की सी फ्लक्चुएशन होती है। वो भी इसी वजह से होती है, जब आप इनिशियली इसको देते हैं पोटेंशियल मोटर को ऑन करते हैं तो ये कॉइल जो है स्टार्ट करती है, रोटेट कर रहा है इसके अंदर। अभी इसके अंदर जब ये बिल्कुल वेरी स्टार्ट पे जब ये स्टार्ट हो रही है, जब आपने पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो उसी वक्त इसके अंदर जो है वो बैक ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ पैदा नहीं हो जाता, क्योंकि अभी तो फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा। तो तब उस वक्त जो है इसके अंदर कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं हुआ होता। और हमने इंड्यूस ईएमएफ कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखी थी। मैंने आपको वहाँ पर बताया था इंड्यूस ईएमएफ को बढ़ाने का एक तरीका कार ये, आप कॉइल का एरिया बढ़ा लें या आप फ्लक्स जो चेंज कर रहे हैं उसकी स्पीड बढ़ा लें, आप तेज़ी से फ्लक्स चेंज करें। अब देखें जैसे जैसे ये तेज़ होगी कॉइल, जब इसके अंदर रोटेट करना शुरू करेगी, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो जितना तेज़ ये इसके अंदर मूव करेगी उतना तेज़ी से फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, जितना तेज़ी से चेंज इन फ्लक्स होगा तो उतनी ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। ये चीज़ हमने सीखी हुई है। तो जितनी ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ होगी उतना ज़्यादा इसके अंदर इंड्यूस करंट पैदा होगा, यानी कि इसको स्टॉप करने की जो कैपेबिलिटी पैदा हो रही है इसके अंदर, वो जो है जितना ज़्यादा ये कॉइल इसके अंदर तेज़ी से रोटेट करेगी उतना ज़्यादा इसके अंदर इंड्यूस मुखालिफ सिमत में करंट पैदा होगा, उतनी ज़्यादा फोर्स से इस मोशन को वो जो बैक ईएमएफ है रिटार्ड करेगी। तो आप इस चीज़ को ओवरकम कैसे करते हैं? आप चूंकि ये कॉइल जो है आपकी रोटेटरी मोशन कर रही है, तो आपके पास जितने भी रोटेटरी पर्पसेस हैं आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में। आप पंखा लगा सकते हैं, आप कोई व्हील लगा सकते हैं, आप मोटर लगा सकते हैं, जितने भी आपके रोटेटरी पर्पसेस हैं वो आप इससे रोटेशन से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको रोटेशन तो मिल रही है ना, तो आप इस रोटेशन को किसी भी पर्पस के लिए अपनी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी जो रोटेशन तेज़ हो रही है, हमें इसकी तेज़ रोटेशन नहीं चाहिए होती ये, क्योंकि जितना ज़्यादा तेज़ रोटेट करेगी उतना बैक ईएमएफ का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा। तो हम इसकी रोटेशन को कैसे कम कर सकते हैं? अगर आप इसकी मैकेनिकल एनर्जी जहाँ से आपने लेनी है आउटपुट पे, वहाँ पर अगर आप कोई लोड लगा दें, आप कोई पंखा लगा दें या कुछ भी इस तरह की कोई चीज़ लगा दें, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर एक इस तरह से कोई पंखा लगा दिया, ठीक है, अब पंखा लग गया है। अब पंखा जो है आपकी ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको यूटिलाइज करता रहेगा, तो यहाँ से आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है एक तो मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट होगी, और इस पंखे की वजह से चूंकि ये लोड लग गया है, अब इस पंखे की वजह से इस कॉइल की जो रोटेशन है वो भी स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो जब आपकी कॉइल की रोटेशन स्लो हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बैक ईएमएफ है उसकी तादाद जो है वो भी कम हो गई है, क्योंकि फ्लक्स जो है वो चेंज इन फ्लक्स की स्पीड है वो कम हो गई है। तो जब चेंज इन फ्लक्स की स्पीड कम हो जाएगी तो आपके पास जो इंड्यूस करंट है या बैक ईएमएफ है वो भी कम पैदा होगा। तो आप जो है वो इसकी एनर्जी जो है, आप वो जो एनर्जी जो बचा ली है आपने, उस एनर्जी को आप एक्सटर्नली मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप यहाँ पर आउटपुट पे बहुत ज़्यादा लोड लगा लेते हैं, इतना ज़्यादा लोड लगा लेते हैं कि ये जो कॉइल है बहुत स्लोली रोटेट कर रही होती है इसके अंदर। ठीक है, जब बहुत स्लो रोटेट कर रही होती है तो बैक ईएमएफ वाला इफेक्ट तो वैसे ही बहुत कम हो गया होता है। तो आपका कोई भी अप्लायंसेज, अगर कोई मोटर लगी हुई है या कोई भी चीज़ आपने लगाई है, तो वो मैक्सिमम एनर्जी यूज़ कर रही होती है, मैक्सिमम करंट जो वो यूज़ करने लग जाती है, क्योंकि बैक ईएमएफ में तो आपके करंट जो है बैक ईएमएफ पैदा नहीं हो रहा, तो जो मैक्सिमम यहाँ से आपको पोटेंशियल मिलेगा वो सारा जो है वो आपने जो भी मोटर लगाई है वो सारा वो यूज़ कर रही होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके अप्लायंसेस जो हैं वो जल जाते हैं। तो इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया, जब ये बिल्कुल स्टार्ट होता है, स्टार्ट में तो कोई बैक ईएमएफ वाला इफेक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी कोई फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, तो कोई इंड्यूस ईएमएफ पैदा नहीं हुई। तो इनिशियली जब वो जो आपके घरों में जो जब आप मोटर ऑन करते हैं तो वो ब्लिंक होता है या
फ्लक्चुएशन आती है वो इसी वजह से होती है, इनिशियली सारा वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज यूज़ होता है, आपकी जो मोटर है उसको मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए होता है, तो इस वजह से वो हल्की सी फ्लक्चुएशन देती है और थोड़ा बहुत ब्लिंक करती है, ऐसे लगता है कि कोई बहुत हैवी कोई चीज़ आपने अटैच कर दी है। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और मज़ीद जो इसके नेक्स्ट टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।